हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं। आपका यह चैनल जुडिशरी से संबंधित होने वाले ऑल एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए तैयार करता है वीडियो। इस समय हम भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारा वीडियो एपीओ, पीसीएसजे और वनडे ऑल एग्ज़ाम्स के को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस इतिहास के 2 पार्ट को हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट तैयार कर रहे हैं और इसे अपलोड करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम बात करते हैं अपने इतिहास के बारे में। देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। मानव सभ्यता में यह माना जाता है कि भारतीय इतिहास प्राचीन सबसे अति प्राचीन इतिहासों में से रहा है। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता आर्य कहाँ से आए, इस बात पर बहुत से इतिहासकारों में मतभेद हैं और उनके अलग अलग मत हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए। वहीं बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। प्रोफेसर मैकडोनाल्ड का मानना है कि आर्य ऑस्ट्रो हंगरी से आए हैं। और वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का मानना है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं। प्रोफेसर प्रैंक के अनुसार आर्य जर्मनी के मैदानी भाग से आए हैं। और वहीं दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि आर्य तिब्बती क्षेत्र से आए हैं। और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस से आए हुए हैं। वैदिक काल को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं उत्तर वैदिक काल को 1000 पूर्व से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक काल में आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभाजित थे और इन कबीलों को जन के रूप में जाना जाता था। कबीलों के सरदार को राजन कहा जाता था। यही इन कबीलों का शासक हुआ करता था। राजनीति की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। कई कुलों से मिलाकर एक ग्राम बनता था और उस शासक का करने वाला ग्रामीण कहलाता था। और कई ग्रामों से मिलाकर एक विष बनता था और विष का शासक विषपति कहलाता था। कई विषों से मिलकर एक जन बनता था जिसका शासक या प्रधान राजा कहलाता था। ऋग्वेद में जन को 275 बार और विष को 117 बार उल्लिखित किया गया है। ऋग्वैदिक काल में राजनीति की 3 संस्थाएं थीं। नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, नंबर 3 विदत। वैदिक काल में मात्र समाज पितृसत्तात्मक समाज था और वहीं हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। वैदिक काल से ही समाज में वर्ण व्यवस्था चरम पर थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। आर्यों का मुख्य खाद्य पदार्थ हुआ पेय। आर्यों का मुख्य खाद्य पदार्थ जौ और उनका प्रमुख पेय सोम था। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, विनियोग प्रथा और पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा व बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी कोई भी कुरीति प्रचलित नहीं थी। वैदिक काल की कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और वर्तमान में इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है और प्राचीन में इन्हें किन किन नामों से जाना जाता था। कुब्भू को वर्तमान में
कुर्म नाम से जाना जाता है। यह अफ़गानिस्तान में बहने वाली नदी है। स्वास्त्रु, वर्तमान में इसे स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यह भी अफ़गानिस्तान में बहती है। कुब्बा को वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है। काबुल अफ़गानिस्तान में बहने वाली नदी है। गोमती प्राचीन नाम है और गोमल आधुनिक नाम है, जो कि अफ़गानिस्तान में बहती है। वितिस्ता को वर्तमान में झेलम नाम से जाना जाता है। परसुणी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा को व्यास के नाम से जाना जाता है। द्रष्टद्युति को घग्गर के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। शत्रुधि को सतलुज के नाम से जाना जाता है। सदानीरा को गंडक के नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्राचीन नदियों के नाम दिए गए हैं जो कि काबुल की तरफ, पाकिस्तान की तरफ बहती थी। तब यह भारत प्राचीन में सब एक था और संगठित था। वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। इसके बाद अग्नि व वरुण को माना जाता है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि किले को तोड़ने वाला। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना हुई थी। राजस्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख त्रैत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। इस काल में भी परिवार का पितृसत्तात्मक समाज और संयुक्त परिवार होता था। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, पर उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेखित किया गया है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वामप्रस्थ, नंबर 4 संन्यास। वैदिक काल में धार्मिक एवं यज्ञों में जटिलता नहीं देखने को मिलती है, और वहीं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक और यज्ञों की जटिलता बहुत देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति थे, जिन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, और विष्णु और रुद्र थे। रुद्र को शिव के नाम से जाना जाता है। लोहे के प्रयोग के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल से ही प्रयोग में आने शुरू हो गए थे। इनके साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। ये कुछ रचयिताओं के नाम दिए गए हैं जो कि प्रमुख हैं, जैसे कि सांख्य के रचयिता कपिल हैं, योग के रचयिता पतंजलि हैं, न्याय के रचयिता गौतम हैं, पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के रचयिता बादरायण हैं, और वैशेषिक के रचयिता काणद्य व कलुप हैं। वेद कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। वेद सामान्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला वेद हमारा है ऋग्वेद। वेद का सामान्य अर्थ होता है कि ज्ञान। वेदों में आर्यों के आगमन व उनके बसने का पता चलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और लगभग 10,600 मंत्र मिलते हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रचे गए प्रार्थनाओं का संग्रह देखने को मिलता है। सूर्य देवता की स्तुति के लिए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, यह वेद कर्मकांडों पर आधारित वेद है। इस वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को अथर्वयु कहा जाता है। अथर्वयु को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण अथर्वयु गद्य और शुक्ल अथर्वयु
पद्य। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद का सामान्य अर्थ होता है गान। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र, जादू टोना से संबंधित है। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत व अंधविश्वास का वर्णन देखने को मिलता है। उपवेद क्या क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। उपवेद ऋग्वेद और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं, और वहीं यजुर्वेद और धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित हैं। सामवेद और गंधर्ववेद कला व संस्कृति से संबंधित हैं, और अथर्ववेद शिल्पवेद भवन निर्माण से संबंधित हैं। ब्राह्मण प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। आइए इनको देखते हैं। वेद ऋग्वेद में कैस्तिकी और ऐत्रेय ये दो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, मतलब दो ग्रंथ जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। और यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ ये जुड़े हुए हैं। और सामवेद में पंचविश और जैमिनी गोथक जुड़े हुए हैं। अरण्य क्या होते हैं? अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। अरण्य एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसका विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु व पुनर्जन्म से संबंधित है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उस विद्या से जिसकी शिक्षा गुरु के समीप बैठकर या एकांत में सीखी जाती है, उसे उपनिषद कहते हैं। इसमें भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं। उपनिषदों की कुल लगभग संख्या 108 है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत वेदों की सही अर्थ व सही उच्चारण के लिए वेदांत की रचना की गई है। वेदांत 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंद, नंबर 6 ज्योतिष। ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। आज के वीडियो में ही इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे रहेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।